नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का खबरें हिमाचल की में। तो हिमाचल की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला करेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ कई बड़े नेता शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने यह बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यहां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को सम्मानित करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कार्यक्रम में 10 गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को सम्मानित करेंगी। मुझे लगता है कि ये बड़े गर्व की बात है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए, विच इज़ द ओनली ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट, के माननीय राष्ट्रपति जी जो हैं वो कन्वोकेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। दिस इज़ 26th कन्वोकेशन, जिसमें कि वो प्रेजाइड ओवर करेंगी और जो है दीक्षांत उद्बोधन मैडम राष्ट्रपति दे रही हैं। हमारे पास टोटल 210 विद्यार्थी होंगे, जिनमें पीएचडी के लिए 99 है और गोल्ड मेडल जो है वो 111 है। उन विद्यार्थियों का एक साथ इन फ्रंट ऑफ मैडम प्रेसिडेंट वो ओथ लेंगे, खड़े होंगे, लेकिन मैडम राष्ट्रपति जो है अपने हाथ से केवल 10 बच्चों को जो है वो गोल्ड मेडल देंगे। हालांकि पहले भी जब हमारी अक्टूबर 2018 में कन्वोकेशन हुई थी, उस समय में फॉर्मर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी आए थे, और 2019 में हमारे जो उस समय के एचआरडी मंत्री, शिक्षा मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रमेश पोखरियाल जी 2019 में आए थे। 2019 के बाद कोविड के कारण हमारी कन्वोकेशन नहीं हो पाई, और इस अंतराल 3 साल के बाद ये कन्वोकेशन हो रही है, और अभी हम पिछला जो बैकलॉग है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें जो प्रेजाइड ओवर कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल गवर्नर हैं जो प्रेजाइड ओवर करेंगे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो होंगे, और ऑनरेबल डिप्टी सीएम जो है वो कंट्री के बाहर गए हैं, उस कारण से नहीं आ पाएंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन वो रहेंगे डाइस पे, और हमारे एजुकेशन मंत्री हैं और लोकल शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 अप्रैल को यहां किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया था, तो वहीं आज काफी तादाद में बीजेपी के उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। शिमला शहरी के अलावा ग्रामीण और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए पहुंचे और जीत का दावा किया। उम्मीदवारों के साथ पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, भोपाल के विधायक बिट्टू वर्मा, कसरोग से विधायक दीपराज भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से पहले माकपा से बीजेपी में शामिल हुई शैली ठाकुर को बीजेपी ने समरहिल से चुनाव में उतारा है। बीजेपी उम्मीदवार शैली ठाकुर का कहना है कि वे पहले भी इसी वार्ड से पार्षद रही थी और 5 सालों में उन्होंने काफी विकास कार्य किए हैं, और इस बार फिर से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, और उम्मीद है कि समरहिल की जनता उन पर फिर से विश्वास जताएगी और एक बार फिर से वो नगर निगम में जीत कर पहुंचेंगी। देखिए, मैं दूसरी बार अपना चुनाव लड़ने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं समरहिल की पार्षद रह चुकी हूँ, और अब बहुत सारे काम हमने समरहिल में किए हैं, और जो काम कुछ रह गए हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है समरहिल के लिए लाएंगे और उनको पूरा करेंगे। भाजपा से पहली बार लड़ रहे हैं। समरहिल की जनता तो वही है जिन्होंने मुझे पहले भी जिता के भेजा था, और अब दूसरी बार मैं उनके पास जाऊँगी, और पहले भी मैंने उन सबकी जो ज़रूरतें थी या उनकी डिमांड्स थी उनको पूरा करने की कोशिश की है। वोटर्स वही हैं, सिर्फ पार्टी बदली है। काम मैंने इस पार्टी में रह के भी वही करने हैं, पहले भी वही किए थे, और मेरा लक्ष्य सिर्फ मूलभूत सुविधाएं जो समरहिल में चाहिए उनको पूरा करने की मैं कोशिश करूँ। सांगटी से बीजेपी उम्मीदवार कमल ठाकुर ने कहा कि वो काफी लंबे समय से चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटे थे और सांगटी की जनता उनके साथ है और इस बार फिर से बीजेपी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार और नगर निगम में शिमला के सभी वार्डों में काफी विकास कार्य हुए हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 24 सांगटी से लड़ रहा हूँ।
और हमारी तैयारी आज से नहीं है। हम काफ़ी समय से उस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। आज जहाँ तक बात है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन जिस तरह झूठ बोल करके सत्ता में आई, तो जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो उनका एकमात्र कहना है कि ऐसी झूठी सरकार हमने आज से पहले कभी भविष्य में नहीं देखी। चाहे बात महिलाओं को 1500 देने की बात हो, तो सबसे ज़्यादा जो रिजाइनमेंट है वो महिलाओं के अंदर आ रहा है। महिलाएं कह रही हैं कि हमसे 1500 का वादा किया, दिया कुछ नहीं। और जहां बिजली के रेट बढ़े और जहां पर जो है डीजल के दाम 3 रुपये सरकार ने आते ही बढ़ा दिए, तो लोगों में बहुत ज़्यादा रिजाइनमेंट है। इसी दौरान पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला नगर निगम चुनाव जीतने का दावा भी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने शिमला शहर में काफी विकास कार्य किए हैं। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में ओवरब्रिज बनाने के साथ नालों को चैनलाइज करने और नई दुकानें बनाने के साथ ही शिमला शहर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए कोल डैम से पानी की परियोजना का काम शुरू किया गया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर निगम बनाएगी। महापौर उप महापौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं सरकार? काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, ये दिखाया है। शिमला शहर में इससे पहले जो है JNNURM में आया था, जो यूपीए सरकार का फ्लैगशिप जो है प्रोग्राम था। उसमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए 63 नगरों में से एक था, लेकिन 1 पैसे का काम उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो शिमला में उस समय की कांग्रेस की कॉरपोरेशन और सरकार नहीं कर पाई थी। कौल सिंह जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होते थे, या उसके बाद जो है सुधीर शर्मा जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शिमला को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया। हालांकि कांग्रेस की सरकार ने शिमला को इग्नोर करके धर्मशाला को जो है वो पहले स्मार्ट सिटी जो है घोषित किया, जबकि नंबरों के हिसाब से जो है वो शिमला ही उस वक्त जो है बननी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमृत मिशन हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू को दिया, जिसके अंतर्गत जो है वो अनेकों काम जो है शिमला में हुए। आज भी आप देख रहे हैं ओवर ब्रिजेज इत्यादि जितने नाले हैं सारे चैनलाइज हुए हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत केंद्र से पूरा पैसा जो है 500 करोड़ यहाँ के लिए मिलेगा। वोट इकट्ठे करके यहाँ वोट बना दिए थोक में, और इन्होंने जो है वो साथ ही साथ जो कानून बदला और आपने जो है वो रोस्टर जो है वो उसका सिस्टम बदल दिया। ये तो संविधान की अवहेलना है। आप महिलाएं जो जनरल से लड़ेंगी उनके लिए लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वीमेन देखी जाएगी, और जो SC वर्ग से लड़ेंगी उनके लिए हाईएस्ट होगा। ऐसा कभी एक कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन हो। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। पूर्व में बीजेपी की पार्षद रही आरती चौहान ने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पार्टी से टिकट न मिलने के चलते उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। सोमवार सुबह ही अपने समर्थकों के साथ आरती चौहान उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां सहायक आयुक्त के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आरती चौहान ने कहा कि बीजेपी से टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर दूसरे वार्ड के रहने वाले व्यक्ति को उम्मीदवारी का टिकट दिया है, जबकि इस वार्ड में उन्होंने काफी विकास कार्य किए हैं, करोड़ों के काम करवाए हैं। इसके बावजूद पार्टी ने उनका टिकट काटा है, जबकि अन्य वार्ड में पार्टी ने पूर्व 6 पार्षदों को टिकट दिए हैं। इस बार जो मेरा वार्ड नंबर 18 इंजन घर है, पार्टी का कहना है वो एक ओपन वार्ड से आया है, महिला के लिए वार्ड नहीं है। लेकिन ऐसे कई वार्ड थे जहाँ पे ओपन वार्ड था, लेकिन वहाँ पे भी 6 महिलाओं को टिकट दिया, सिर्फ 2 का काटा गया, मेरा और किमी सूद मैडम का। तो हमने 5 साल बहुत कार्य किया, बहुत काम किए, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो चुनाव आज इंडिपेंडेंट लड़ा है, ये मैं पब्लिक के लिए लड़ रही हूँ। इंजन घर की जनता चाहती है कि मैं एक बार फिर मैदान में आऊँ, क्योंकि मेरे साथ पब्लिक है, तो मैं पब्लिक डोमेन में आके ये चुनाव लड़ रही हूँ। और जहाँ तक भाजपा की बात है, जो उन्होंने वहाँ से कैंडिडेट दिए हैं, विकास थापटा जी, वो वहाँ रहते ही नहीं है, वो इंजन घर की बजाय सिमिट्री में उनका रेजिडेंस है। तो वहाँ पब्लिक चाहती है कि जो वहाँ का हो रेजिडेंट उसी को हो, क्योंकि वो अपने NOCs लेने या कुछ भी लेने कल को सिमिट्री नहीं जा सकती है। उनका कहना था कि जब वो सिमिट्री से हैं तो उन्हें सिमिट्री से ही चुनाव लड़ना चाहिए था। क्या भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था इंजन घर में जो वो चुनाव में उतार पाती? तो देखा जाए तो मेरे साथ पार्शलिटी की गई है। 5 साल मैंने बहुत काम किया, और रातों रात मेरा टिकट काटना, मैंने सोचा नहीं था कि पार्टी मेरे साथ ऐसा करेगी। अगर उनका एक होता कि फीमेल को नहीं देते तो बाकी वार्ड्स में भी ऐसा ही रहता, लेकिन पर्टिकुलर मेरे वार्ड में मेरे साथ ऐसा किया गया। और पब्लिक चाहती है मैं चुनाव लड़ूं,
इसलिए मैं आज इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया है। गुटबाजी तो ऑब्वियस है कि अगर कोई कैंडिडेट 5 साल काम करता है, मैं अपनी सरकार में जनता के लिए 3 बार सदन में बैठी हूँ और मैंने करोड़ों के काम किए हैं, चाहे वो PHC हो, पार्किंग हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, बढ़ चढ़ के मैंने काम किए और लास्ट मोमेंट पे मेरे ही उन्होंने टिकट काट दिया। तो इससे पब्लिक को लेकर मैं आज अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फाइल किया है और अब 21 से हम फील्ड में उतरेंगे, क्योंकि 20 को ही मुझे वहाँ पे सिंबल। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी के 13 उम्मीदवारों ने ही सोमवार को नामांकन भरा। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर के साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां पर सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आम आदमी पार्टी ने अन्य वार्डों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने यह कहा है कि 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आम आदमी पार्टी 34 वार्डों में भी अपने उम्मीदवार उतार रही है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में कांग्रेस और बीजेपी ही राज करती आई है और यहां पर लोग इनकी नीतियों से अब दुखी हो चुके हैं और शहर की जनता को इस बार तीसरा विकल्प दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पानी की समस्या का समाधान इतने सालों में ना तो कांग्रेस कर पाई है और ना ही बीजेपी कर पाई है। इसके अलावा पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या शिमला में है। स्थल होने के नाते यहाँ पर पार्किंग की काफी समस्या रहती है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को रोकने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अब रुकने वाली नहीं है। आम लोगों का समर्थन पार्टी को मिल रहा है। ये हमारा काम जनता को जागरूक करवाना है, एजुकेट करवाना है। एजुकेट करवाते रहेंगे। जब जनता को हमारी बात समझ में आ जाएगी, जो जनता आज उधर खड़ी थी विधानसभा चुनाव में, वो आज इधर खड़ी रहेगी, क्योंकि एजुकेट करना एक बड़ी बात है। सवाल हमेशा सत्ता से पूछे जाते हैं और हम वो पूछते रहेंगे। जनता जिस तरीके का भी मैंडेट हमें देगी वो हमारे सर माथे पे रहेगा और उसी हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। मुद्दों की कमी नहीं है। मैं तो ये बताऊंगा कि भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने मुद्दे शिमला MC को दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे शिमला को पानी मिलेगा। कहाँ मिला? क्या इन्होंने बोला था कि कूड़े को हम लोग फ्री में उठाएंगे या तो डेली हर रोज उठाएंगे। क्या कूड़ा डेली उठता है? आज देखिए इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। यहाँ पे जनता के ऊपर सारी चीज़ें थोपी जा रही है। ना तो यहाँ पे सफाई है, ना यहाँ पर डेली पानी की सप्लाई है। आप देखिए तो यहाँ पे ना कहीं एक भी CCTV कैमरा लगा है। यहाँ पे दिन दहाड़े भी चोरियाँ होनी शुरू हो गई है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है शिमला MC के अंदर, जो कि आज तक कोई भी पार्टी अलग अलग टाइम पे यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों ने राज किया, पर आज तक ये मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी अपने शिमला की MC की जनता को, वो आज तक नहीं ये लोग दिलवा पाए। 13 लोग नामांकन भरेंगे और 34 के 34 वार्डों से हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को देश में बढ़ने से रोका जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। मोदी सरकार आज तानाशाही रवैया अपना चुकी है। इसके बावजूद भी लोग अब खुलकर आने लग गए हैं, जिसका आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये। राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार रात प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की थी। रात करीब 11:30 बजे तक चली पार्टी नेताओं की बैठक के बाद 10 प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगी है। हालांकि अभी भी 8 वार्ड में प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए पार्टी को माथापच्ची करनी पड़ रही है। इनमें एक से ज्यादा दावेदार होने के कारण अभी तक प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हो पाए हैं। देर रात जारी की गई सूची के अनुसार भराड़ी वार्ड से शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, केतु से कांता सुयाल, मजोट से अनीता शर्मा, कचघाटी से किरण शर्मा, राम बाजार से सुषमा, कुठियाला फागली से रूपचंद, जाखू से अतुल गौतम, संजौली से ममता चंदेल, लोअर ढूली से विशाखा मोदी और कंगनाधार से रामरतन वर्मा को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 8 प्रत्याशियों की अंतिम सूची अब सोमवार को जारी हो सकती है। सोमवार और मंगलवार नामांकन करने का समय आखिरी है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के सहयोग से बट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल्य ने किया। इस दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल्य ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने को लेकर एक नई स्वास्थ्य नीति तैयार की जाएगी। प्रदेश को स्वास्थ्य के लिहाज से आदर्श राज्य के तौर पर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए इसे स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाया जाएगा। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज को जल्द ही नर्सिंग कॉलेज भी मिलने वाला है। यहां पर फिलहाल नर्सिंग स्कूल चल रहा है, जिसमें नर्सों की शिक्षा होती है, लेकिन अब सरकार ने प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज भी खोलने का निर्णय लिया है। इन 4 में नाहन मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इस प्रक्रिया के चलते नाहन मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु नाहन के पास बनोग में 3 एकड़ भूमि का चयन किया गया है, जिसका प्रपोजल और विवरण सरकार को भेजा जा चुका है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम कौशिक ने यह बताया है कि नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि चयन हो चुका है और जल्द ही यहां पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तो वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम कौशिक ने यह भी बताया कि मेडिकल कॉलेज नाहन में फिलहाल INM नर्सिंग स्कूल कार्यशील है और अब नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होगा, जिसमें बीएससी नर्सिंग आरंभ होगा। इसका प्रपोजल सरकार को भेज दिया गया है और जल्द निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बीएससी नर्सिंग कॉलेज का जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, उसके लिए ज़मीन चयनित कर ली गई है। बनोग यहाँ पे जो एरिया है, बनोग में उसके लिए 3 एकड़ ज़मीन को चयनित किया गया है और बाकी उसका प्रपोज़ल और उसका डिटेल जो प्लान है वो तैयार हो रहा है। वो 3-4 मेडिकल कॉलेज जो हैं उनमें एक जैसे ही बनने, तो सेम ही उस पर तर्ज पे यहाँ भी बनेगा। अभी जो हमारी GNM की 20 सीट्स पर ईयर वाला जो क्लासेस हैं, GNM स्कूल जो है वो यहाँ हमारे हॉस्पिटल कैंपस में ही है और वो अभी यहीं चल रहा है। और अगर बीएससी नर्सिंग स्टार्ट होगी तो GNM भी शायद साथ साथ चलता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि इसको बंद कर देंगे, तो GNM यहाँ चलता रहेगा। और धर्मशाला में 19-20 अप्रैल को होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर मुख्य सचिव और प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने होटल रेडिसन में तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को आयुष विभाग के सौजन्य से मेहमानों के लिए सुबह 6:30 बजे आयोजन स्थल पर योग सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। करीब पौने घंटे के इस सत्र में आयुष विभाग के प्रशिक्षक डेलीगेट्स को योगाभ्यास कराएंगे। इसके अतिरिक्त फॉरेन से आने वाले डेलीगेट्स को हिमाचली पकवानों के साथ कांगड़ा टी के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि धर्मशाला में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 18 अप्रैल को सभी डेलीगेट्स कांगड़ा एयरपोर्ट में पहुंचेंगे, जिनके स्वागत के दौरान हिमाचली संस्कृति की झलक से उन्हें रूबरू करवाया जाएगा। डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने यह भी कहा कि ये गौरव की बात है कि धर्मशाला को G20 की बैठक के लिए चुना गया है। ये मौका हमें अपने मेहमानों को कांगड़ा और हिमाचल की संस्कृति, विशिष्टता, विविधता और सुंदरता से रूबरू कराने का अवसर है। देखिए, धर्मशाला को चूज़ किया गया है G20 के एक साइंटिफिक इवेंट के लिए और 19 और 20 तारीख को यहाँ पे जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे एक जो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है की जाएगी और लगभग 70 डेलीगेट्स हैं जो एक्सपेक्टेड है इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें लगभग 30 डेलीगेट्स हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं और 18 तारीख को यानी कि कल इन डेलीगेट्स का जो आगमन है वो धर्मशाला के अंदर होना शुरू हो जाएगा और 19 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो रेडिसन के अंदर की जाएगी और वहाँ पर जो सुबह से लेकर शाम तक इनकी जो साइंटिफिक डेलिब्रेशंस हैं उसके लिए उसको शेड्यूल किया गया है। और 20 तारीख को जो लोकल एक्सकर्शंस हैं उसमें क्योंकि कांगड़ा की 2 चीज़ें बहुत फेमस है, कांगड़ा टी और कांगड़ा पेंटिंग्स, तो डेलीगेट्स इंक्लूडिंग हमारे जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, साथ हमारे जो इंडियन डेलीगेट्स हैं, उनको भी एक्सपीरियंस कराने के लिए जो प्लान किया गया है वो एक तो मान टी एस्टेट की विज़िट की जाएगी। वहाँ पर जो कांगड़ा टी कैसे बनाई जाती है उसको भी सभी डेलीगेट्स को विटनेस करवाया जाएगा। साथ साथ टी टेस्टिंग रहेगी, टी प्लकिंग एक्टिविटी भी वहाँ पे रहेगी और इसके अतिरिक्त उसके बाद जो उनकी विज़िट है वो कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम को भी
प्लान की गई है कि जो कांगड़ा आर्ट की जो हिस्ट्री है और किस प्रकार से ओवर द ईयर्स जो कांगड़ा आर्ट है वो डेवलप हो रही है और इस समय उसके संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो उसकी भी एक अवेयरनेस के लिए और शोकेस करने के लिए जो है वो विज़िट रहेगी। ये विज़िट जो है 20 तारीख को ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो ये 2 दिन का शेड्यूल है और ज़िला प्रशासन की तैयारी। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा की सोशल मीडिया में छवि को खराब करने के विरोध में विभिन्न तिब्बती संगठनों द्वारा सोमवार को मकलोडगंज से धर्मशाला तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तिब्बती लोगों का कहना था कि उनके गुरु दलाई लामा का अपमान किया गया है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिब्बती लोगों का यह भी कहना था कि भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को शरण दी हुई है और भारत के लोग भी दलाई लामा का पूरा मान सम्मान करते हैं, लेकिन चीन की सरकार ने जिस प्रकार से दलाई लामा की छवि को नुकसान पहुंचाया है, इससे तिब्बती लोगों को गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि देश विदेशों से भारी संख्या में लोग दलाई लामा के दर्शन और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में आते हैं। वहां दलाई लामा भी सभी से मिलते हैं, लेकिन दलाई लामा के वीडियो गलत ढंग से दिखाने से सभी को आघात पहुंचा है। तिब्बतियों का कहना था कि दलाई लामा को हम सभी गुरु के साथ भगवान के रूप में भी देखते हैं। तिब्बतियों का कहना था कि जिसने सोशल मीडिया से इस घटना को अंजाम दिया है, उन सभी को दलाई लामा से माफी मांगनी चाहिए। मेरा नाम गुमुद दुंडुब है। मैं तिब्बती युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। एक कार्यक्रम आज ये प्रोटेस्ट जो है तिब्बती युवा संगठन और हमारे स्टूडेंट एसोसिएशन स्पीति, किन्नौर और तनी हिमालय क्षेत्र के स्टूडेंट यूनियन जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अभी हाल ही में हमारी समझ में जो सोशल मीडिया में गुरुजी के ऊपर जो एलिगेशन हुआ था, उसको हम कंडेम करने के लिए ये जो प्रोटेस्ट रखा हुआ है। अब इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जो हमारे पत्रकार मीडिया है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उन सभी को हम कंडेम करते हैं। इसके ऊपर जो गुरुजी को अब सब ने जो एलिगेशन लगाया, उसने हम सब के सेंटिमेंट्स में हर्ट किया था। ये जो अभी 5 सेकेंड एडिटेड वीडियो जो है, जो मीडिया में सर्कुलेट हुआ था, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने मिसजज किया था, वो जो है चाइना से वायरल होकर जो हमारी जो इंडिया है या इंटरनेशनल मीडिया में कवर अप हुआ था। इसके लिए हम बहुत दुख की बात है, क्योंकि चीन सरकार जो है लगभग 60 साल से इसी काम के लगा हुआ था, गुरुजी को डिफेम करना, गुरुजी का काम के ऊपर दाखिल डालना। क्योंकि इसके लिए आज हम जो ये आंदोलन जो है न सिर्फ तिब्बती, इसमें हमारे हिमालय क्षेत्र से है, इसलिए हमारे यहाँ से निवासित हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहनों सब एकजुट होकर हम गुरुजी के साथ में है। और जो मीडिया का प्रोपेगेंडा, जो मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन हुआ था, उसके खिलाफ ये करके आवाज़ उठाने के लिए ये जो काम है, ये जो है मैक्लोडगंज यहाँ ये गुरुजी का मंदिर के सामने ये पार्किंग से अभी हम लोअर धर्मशाला जो कचहरी। एचआरटीसी ने चालक भर्ती प्रक्रिया का आरंभ किया है। 267 पदों के लिए करीब 40,000 बेरोजगार चालकों ने आवेदन किया है। एचआरटीसी डिपो बिलासपुर में तैनात क्षेत्रीय प्रबंधक जयेश चौधरी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि 267 पदों के लिए करीब 40,000 बेरोजगार चालकों ने आवेदन किया है। जिला हमीरपुर और बिलास से चालक पद पर भर्ती होने की दृष्टि से करीब 4700 चालकों ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के प्रति आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर में पहले दिन करीब 120 चालक ड्राइविंग टेस्ट देने के प्रति पहुंचे हैं। प्रतिदिन 100 से 120 चालकों का ड्राइविंग टेस्ट लेना संभव है। 40 से 45 दिन का समय ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के प्रति एचआरटीसी प्रबंधक के उच्च अधिकारियों के अलावा 8 सीसीटीवी कैमरे तीसरी आंख के रूप में भी पैनी नजर बनाए रखेंगे और ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो ट्रैक बनाया गया है, उसकी गुणवत्ता की आरएम हमीरपुर सहित 3 एचआरटीसी के उच्च अधिकारियों ने जांच की है। देखो, इसमें तैयारियां तो हमारी कई दिन से चल रही हैं। डीएम साहब आए थे हमीरपुर से, तो 2-3 बारी यहाँ ट्रैक के लिए उन्होंने अपना ये किया है, यहाँ आके ट्रैक भी बनाया है। फिर आरएम संसार पोटेरस वो भी आए हैं। फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एक हमारे यहाँ से, एक नारागढ़ से है, वो भी यहाँ पे आए हैं। और फिर हमने ट्रैक बना के अपने आप जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने वहाँ पे खुद गाड़ी चला के, एक बार नहीं 2-2, 3-3, 4-4 के बार गाड़ी को चला के देखा है और उसके हिसाब से हमने उसको ट्रैक को तैयार कर दिया। अब भी हर रोज़ जैसे सुबह के आज से ये टेस्ट हमारे शुरू हुए हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले तो अपने जो हमारे इंस्ट्रक्टर है, इनसे हमने जो कैंडिडेट आज अपीयर होने के लिए आए हुए हैं टेस्ट में, उनके सामने गाड़ी को चलवा के दिखाया और अभी टेस्ट जारी है, चल रहे हैं।
नहीं है, बाकी कमेटी जो है पूरी कमेटी वही नहीं। कैमरे इसमें तीसरा नेत्र का तो ऐसा है कि हमने 8 कैमरे लगा के रखे हुए हैं अलग अलग पॉइंटों के ऊपर, और उनकी बाद में फिर क्लिप तैयार कर दी जाएगी जो इकट्ठा होता है उसके बीच में, तो वो फिर बाद में रिजल्ट के साथ ही हम हेड ऑफिस को भेज देंगे। ये हमारे हमीरपुर डिवीज़न में 4500-4600 के बीच में कैंडिडेट है। अब इनको कितना टाइम लगता है ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, परंतु हमने सोचा हुआ है कि दिन में अगर 100 कैंडिडेट भी इस वो टेस्ट में निकल जाए तो हमारे 45-46 दिन तो। फिलहाल के लिए खबरें हिमाचल के कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।